नोएडा में गमला रखने वाले सावधान हो जाएं। गमला रखने को लेकर नोएडा प्राधिकरण का बड़ा फैसला आ चुका है। सोसाइटी में बालकनी की दीवार पर गमले रखने पर एफआईआर होगी। बिल्डर और एओए के हेड पर एफआईआर दर्ज होगी। नोएडा प्राधिकरण ने आदेश जारी कर दिया। देश भर में हुए हादसों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। गमले और एसी रखने पर प्राधिकरण ने फिलहाल पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया के जरिए भी देखे जा रहे थे। कई ऐसे हादसे हुए जिसके बाद ये माना जा रहा है कि बड़ा फैसला है। बिल्डर और एओए के हेड पर एफआईआर होगी। नोएडा प्राधिकरण ने आदेश जारी किया है तत्काल प्रभाव से। ऐसे में बहुमंजिला बिल्डिंग पर आपने देखा होगा कई जगह गमले रखे रहते थे, कई पशुओं की जानें जाती थी, लोग हादसों का शिकार होते थे कई बार इन गमलों से, जिसकी वजह से एक कहा जा सकता है एक बड़ा फैसला। नोएडा में गमला रखने वाले लोग अब सावधान हो जाएं, क्योंकि ये फैसला जिस तरीके से लिया गया है ये माना जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति गमला रखता है तो फिर उसके ऊपर एफआईआर होगी। सोसाइटी में बालकनी की दीवारों पर गमले लटकाने वालों पर एफआईआर होगी। बिल्डर और एओए के हेड पर भी एफआईआर दर्ज होगी। देश भर में हुए हादसों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। गमला और एसी रखने पर प्राधिकरण ने प्रतिबंध लगाया और जो इन प्रतिबंधों को नहीं मानेगा, जो इन चीज़ों को नहीं मानेगा, इन गाइडलाइंस को नहीं मानेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी। कई ऐसे हादसे हुए हाई सोसाइटीज़ में। बालकनी में गमले रखने की वजह से कई पशुओं की जान गई, कई बार बच्चों के ऊपर ये गमले गिरे और जिससे उनकी मौतें तक हुई। और उसको देखते हुए प्राधिकरण नोएडा के प्राधिकरण ने ये बड़ा फैसला लिया है। बिल्डर और एओए के हेड पर भी एफआईआर दर्ज होगी, यानी कि पूरी जवाबदेही बिल्डर की होगी, एओए की होगी। नोएडा प्राधिकरण ने इसमें एक बड़ा कदम उठाते हुए ये आदेश दिया है। तो अब गमला रखने को लेकर नोएडा प्राधिकरण का ये बड़ा फैसला आ चुका है। नोएडा में सिलसिलेवार तरीके से जैसे कई घटनाएं घटित हुई, इसको देखते हुए बिल्डर और एओए के हेड पर एफआईआर दर्ज होगी। कई ऐसे हादसे हुए, आपने देखा होगा कि बहुमंजिला इमारतों पर गमले और जिस तरीके से एसी लगाए जाते थे, कई लोग एसी की सर्विसिंग के दौरान गिरे, कई ऐसे हादसे हुए, लोगों को चोटें लगी, मौतें तक हुई। इसको देखते हुए ये अब तक का एक बड़ा फैसला प्राधिकरण की तरफ से लिया गया है। हाई राइज सोसाइटी की बालकनी में गमले रखने का ये पूरा मामला था और गमले रखने को लेकर नोएडा प्राधिकरण ने अपना ये महत्वपूर्ण जो फैसला है वो लिया है। नोएडा प्राधिकरण ने आदेश जारी किया है और इसमें ये तमाम चीजें अगर रखी जाती हैं, चाहे एसी रखे जाते हैं, गया है कि जिस तरीके से देखा गया है कि आमतौर से जो फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स के बाहर की जो बालकनियां होती हैं, उसमें लोग पौधे, यानी ये कहें जो पौधों के शौकीन हैं, वो पौधे के जो गमले होते हैं वो टांग देते हैं। साथ ही जो एसी होता है, जो उसका आउटर होता है, वो अपनी बालकनी की रेलिंग पे फिट करवा देते हैं। और इससे जब कभी आंधी आती है या फिर ये कहें कि तेज हवाएं चलती हैं तो कभी गमले गिर जाते हैं, कभी एसी गिर जाता है। और इससे अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में एक बच्चे की मौत भी हुई। लिहाजा इसको देखते हुए जिस तरीके से अब कदम उठाए गए, नोएडा विकास प्राधिकरण ने साफ तौर से कहा है कि आने वाले वक्तों में हादसे ना हो, इसको लेकर हमने ये आदेश दिया। और साफ आदेश कहा गया है कि पूरे नोएडा में सर्वे होगा, जितनी भी हाई राइज सोसाइटीज हैं उनका सर्वे होगा। और अगर कहीं पर भी ऐसे बालकनियों में गमले पाए गए, आउटर पाए गए एसी के, तो उनके जो बिल्डर है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। साथ ही जो वहां का एओए होगा, यानी जो आरडब्ल्यूए है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और फ्लैट मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये कदम इसलिए उठाया गया है, ये सख्त आदेश इसलिए दिए गए हैं जिससे ये जो हादसा अगर होने वाला हो तो उसको टाला जा सके। क्योंकि आमतौर से जब लोग फ्लैट में रहते हैं, खासकर हाई राइज बिल्डिंगों में, तो उसमें बालकनी के रूप में अपने फ्लैट की जो बालकनियां होती हैं उसको एक तरीके से गार्डन का रूप दे देते हैं। और ये एक फैशन भी एक तरीके से कह सकते हैं कि बन चुका है। इसी वजह से कि हाँ कोई हादसा ना हो, इसलिए ये सख्त आदेश दिए गए। नोएडा विकास प्राधिकरण ने यह भी साफ कहा है कि बाकायदा जो सोसाइटीज हैं, उनके जो बिल्डर हैं, उनसे एफिडेविट भी लिया जाएगा 1 महीने के बाद कि हाँ उनकी सोसाइटीज में कहीं भी ऐसे जो गमले हैं वो नहीं टंगे हैं, एसी के आउटर नहीं टंगे हैं। और इंश्योर किया जाएगा कि हाँ उनके जो
जो एफिडेविट उन्होंने दिया है वो पूरी तरीके से सही है और वाकई में जो चीज़ें हैं, जो गमले हैं वो हटा लिए गए हैं। फिर भी अगर कोई हादसा या फिर पाया जाता है कि गमले नहीं हटाए गए हैं तो सोसाइटी की जो एओ होगी और जो बिल्डर होगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। जी बिल्कुल, और जो फ्लैट ओनर्स हैं वो अब सावधान हो जाए, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन एक फैशन की तरफ से, अभी आपको याद होगा दानिश की पुणे में भी कुछ ऐसा हुआ था, गमला गिर गया था एक बच्चे के ऊपर, बच्चे की मौत हो गई थी, बच्चा नीचे खेल रहा था। और कई सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आए कि इतने ऊंचे ऊंचे मालों में, हाई राइज सोसाइटी में जिस तरीके से एसी लोग लगवाते हैं और उसका वो जिस तरीके से पूरा आउटर रखते हैं, वहां पर पहुंचने के लिए भी लोगों को अच्छी खासी मशक्कत करनी। एक वीडियो अभी देखा जा रहा था 2-3 दिन पहले, इसी को शायद इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल, देखिए ये अभी थोड़े कुछ दिन पहले ही स्कूल में ये हादसा हुआ था जहाँ पर बच्चे नीचे खेल रहे थे और ऊपर फर्स्ट फ्लोर से की जो स्कूल की बालकनी थी वहां से गमला गिरता है, बच्चे पे गिरता है और बच्चे की तुरंत वहीं पर मौत हो जाती है। खासकर जो फ्लैट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, लिहाजा वहाँ गार्डन आदमी नहीं बना सकता। आप जो है इंडोर जो पौधे आते हैं उनको आप रख सकते हैं, उनसे किसी को कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो आउटडोर पौधे आप लगाते हैं, जाहिर सी बात है कि हाँ, अगर 26वें फ्लोर से कोई चीज, छोटी सी भी कोई चीज नीचे गिरेगी और कोई युवक नीचे खड़ा है तो उसका क्या हाल होगा आप बनिस्बत जानते हैं। इसी तरीके से जो आउटर होते हैं एसी के, वो जो है अपने फ्लैट की बालकनी के ऊपर लगाने चाहिए, ना कि बालकनी के बाहर, क्योंकि अगर वो आउटर गिरेगा भी तो आपकी बालकनी तक ही रहेगा, वो आपकी बालकनी में गिरेगा, ना कि वो बाहर गिरेगा। लेकिन बहुत सी सोसाइटीज में ऐसे देखा गया है कि लोग अपनी जगह बचाने के लिए आउटर को अपनी बालकनी के बाहर, चाहे वो दीवार हो या फिर बालकनी के जो एंगल होते हैं उसके अंदर फिट करवा देते हैं, जिससे खतरा बना रहता है कि खुदा न खास्ता जो पेच है वो ढीले हो जाएं तो एसी नीचे गिर जाए। बहुत तेज अगर आंधी तूफान, क्योंकि हाई राइज जब कोई तूफान आता है तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो हाई राइज सोसाइटी की जो ऊपर माले की बिल्डिंगें होती हैं, वहां पर इसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। लिहाजा ये एक सराहनीय कदम कह सकते हैं, एक बड़ा फैसला नोएडा विकास प्राधिकरण का कह सकते हैं कि हाई राइज सोसाइटी में ऐसी घटनाएं ना घटे, गमलों से हादसे ना हो, इसको लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया। बहुत धन्यवाद। वाराणसी से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अस्पताल के कर्मचारी की करतूत, महिला के शव से सोने के कंगन चोरी कर लिए। सीसीटीवी में चोरी पूरी घटना की कैद हुई है। सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार किया। अस्पताल प्रशासन ने मामले में चुप्पी साध ली है। वाराणसी की प्रतिष्ठित अपेक्स अस्पताल का ये मामला है। सीसीटीवी में चोरी हुई है घटना की पूरी तस्वीर आप देखिए, जिसमें एक मृत महिला के हाथ से सोने के कंगन उतार लिए जाते हैं। संवेदनहीनता की सारी हदों को पार कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार किया। आपको याद होगा कि एक ऐसा ही वीडियो कुछ दिनों पहले सामने आया था यूपी से, जिसके बाद कार्रवाई हुई और आरोपी अस्पताल के कर्मचारी को तब भी पकड़ लिया गया था। ताजा मामला देखिए, बड़े प्रतिष्ठित अस्पताल एपेक्स का बताया जा रहा है, जहां का ये वीडियो है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल है। अस्पताल के कर्मचारी की करतूत, महिला को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया और उसके बाद इस व्यक्ति ने महिला के शव से सोने के कंगन चुरा लिए। रोहित हमारे साथ मौजूद है। रोहित, ये तो कहिए सीसीटीवी में पूरी घटना कैप्चर हो गई, नहीं तो खुलासा भी ना हो पाता। अब ये समझा जा सकता है कि इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है। संवेदनहीनता की कोई और तस्वीर क्या हो सकती है? जैसा आपने कहा कि ये सीसीटीवी फुटेज में आ चुका है। आए दिन अक्सर अस्पतालों में इस तरीके से परिजनों से भिड़ंत होती रहती है, लेकिन चूंकि सीसीटीवी नहीं होते हैं तो चिकित्सक या कर्मचारी कह देते हैं, बल्कि उल्टे परिजनों पे ही आरोप लगा देते हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई ज्वेलरी या आभूषण या कोई कीमती सामान नहीं था। लेकिन यहाँ साक्षात चूंकि पूरे सीसीटीवी में कैद हो चुका है, इसलिए बहरहाल इस मामले में जब परिजनों ने एफआईआर किया तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। और हम बता दें, ये जो एपेक्स हॉस्पिटल है बनारस के जो प्राइवेट हॉस्पिटल सेक्टर में एक बड़ा नाम है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके की घटनाएं ज्यादा होती हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कहीं न कहीं जो अस्पताल प्रशासन होता है उनके कर्मचारियों को इस तरीके की सह भी होती है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन इस तरीके की घटनाएं घटती रहती है। ये जो संवेदनहीनता जो होती है उसकी पराकाष्ठा हो गई। आप भीड़ में साफ साफ देख सकते हैं, मृत होने के बाद उसके परिजन उसके पास खड़े हैं, देख रहे हैं। उसी बीच काले रंग का कपड़ा पहना हुआ कर्मचारी आता है, उन्हीं लोगों के
बीच में घुल मिल जा रहा है, किस तरीके से देखिए बारीकी से वो हाथ रख रहा है सौ के और धीरे धीरे वो कंगन निकाल रहा है। बिल्कुल, और देखिए सीसीटीवी पर ये पूरा, अब देखिए बड़ी बात यह है कि मोटा पैसा ये अस्पताल वसूलते हैं। प्रतिष्ठित अस्पतालों में अगर ऐसी रोहित घटनाएं घट रही तो फिर और जगहों का क्या हाल होगा। अब देखिए एक तरफ मरीज की तीमारदारों से मोटा पैसा वसूलते हैं, बदले में उन्हें क्या मिलता है, ऐसी स्थितियां होती हैं। ऐसी घटनाओं पर और ऐसे जो चीजें हो रही हैं अस्पतालों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या हुआ इस अस्पताल में रोहित, आपसे जानना चाहेंगे अगर आपकी किसी से बातचीत हुई हो। देखिए कार्रवाई के नाम पे जो ऊपर से दिखता है कि चलिए भाई दिखा, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ये एक ऊपरी कार्रवाई होती है। लेकिन एक सिस्टम कैसे सही हो इस पे देखिए कभी कार्रवाई नहीं होती। हॉस्पिटल जो है इसको आप मेडिकल माफिया कह सकते हैं। जो मेडिकल माफिया हैं वो इस तरीके के अस्पतालों का संचालन कर रहे हैं। ये तो सीसीटीवी में एक उभरी हुई घटना है जिसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इनका जो आईसीयू चैम्बर होता है, मरीज मर जाते हैं, 3-3 दिन 4-4 दिन वो इलाज करते हैं 100 का। और खासकर एफेक्स हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके की कंट्रोवर्सी अक्सर होती रहती है। यहाँ के 2-4 ऐसे हॉस्पिटल हो गए हैं क्योंकि आसपास के लोगों को जो वो तो नहीं जाते, लेकिन दूर दराज के लोग चले आते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है, लेकिन उसके बाद लूट पीट कर ही जाते हैं। और इलाज में ही नहीं लूटते पीटते हैं, चोरी भी उनके साथ होती है। एक प्रकार से कहा जाए लूट और डकैती हो रही है, जिसका ये तस्वीर में वीडियो में सामने आया है। चूंकि यहाँ पे इसलिए कार्रवाई हो गई कि ये सबूत मिल गया। अब सोचिए जो सबूत नहीं मिलता है, जहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलते हैं, कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, उन मरीजों का, उनके परिजनों का क्या हाल होता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत धन्यवाद रोहित आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में चुप्पी साधी है। अब बड़ी बात यह है कि वाराणसी के बड़े ही प्रतिष्ठित एपेक्स अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पर एक महिला के शव से सोने के कंगन निकाल लिए जाते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले कई ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं और संवेदनहीनता की सारी हदों को पार कर दिया जाता है। अब देखिए ये शर्मनाक करतूत सामने आई है वाराणसी से। शामली में पाकिस्तानी जासूसी में कैराना का युवक गिरफ्तार हुआ है। हरियाणा पुलिस ने पानीपत से युवक को पकड़ा है। कैराना का रहने वाला नौमान इलाही गिरफ्तार हुआ है। हरियाणा पुलिस कस्टडी में लेकर इसे कैराना पहुंची थी। पाकिस्तान में बैठे इकबाल काना को ये सूचना देता है। नौमान इलाही के खाते में पाकिस्तान से पैसा भेजा जाता था। हरियाणा की सीआईए फर्स्ट टीम ने इसके खिलाफ केस दर्ज करवाया। स्थानीय पुलिस और एलआईयू यूनिट भी हरकत में आ चुकी। कैराना के मोहल्ला बेगमपुरा का रहने वाला है नौमान इलाही। पाकिस्तान में बैठे इकबाल काना को ये सूचना देता है। भारत की गुप्त सूचनाएं भेजने का इस पर आरोप लगा है। फिलहाल अब ये रडार पर आ चुका है। जो लोकल इंटेलिजेंट यूनिट है उनके द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है और अब इसको लेकर स्थानीय पुलिस और जो वहां की लोकल यूनिट्स हैं इन्वेस्टिगेशंस वो हरकत में आई है। बता दें कि पाकिस्तानी जासूसी में कैराना का जो एक युवक है वो गिरफ्तार हुआ है। नरेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र विस्तार से बताएंगे। नरेंद्र, पाकिस्तानी जासूसी में भारत का युवक जिस तरीके से पकड़ा गया है, रहता तो भारत में है लेकिन जासूसी पाकिस्तान के लिए करता है, क्या और जानकारी इसमें सामने आ पाया है, क्या पता चल पाया है और कौन कौन से व्यक्ति इसके नेटवर्क में बताए जा रहे हैं? देखिए इसका नाम नौमान इलाही है और ये कैराना के रहने वाला है। इसको हरियाणा की पानीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसके ऊपर जो आरोप है वो ये है कि इसका आईएसआई से लिंक है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से, और वहाँ जो आईएसआई का एजेंट है इकबाल काना उसके लिए ये काम करता है। तो अब इसको गिरफ्तार करके इससे पूछताछ की जा रही है। आपको बताएं कि जो इकबाल काना है वो भी कैराना का निवासी रहा है और 95 में वो यहाँ से पाकिस्तान भाग गया था। उसके बाद वो वहाँ पर परमानेंट काम करने लगा आईएसआई के लिए और उसके बाद उसने बहुत सारे ऐसे युवा जो शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और कैराना के रहने वाले हैं उनको अपने नेटवर्क से जोड़ा और वो यहाँ भारत की सूचनाएं अपने पास तक मंगाता था। तो ये नौमान इलाही है, उसके खाते से कुछ हवाला की फंडिंग के भी होने के संकेत मिले हैं। इस पूरे मामले में और ज्यादा
विस्तृत जांच जो है वो की जा रही है और ये मामला शीघ्र ही जो हायर एजेंसी हैं, जो सेंट्रल की एजेंसी हैं, उनके सुपुर्द किया जाएगा। जी, और क्या अपडेट्स इसको लेकर सामने आ पा रही हैं? कहाँ इसका परिवार है, परिवार में कौन कौन रहता है, क्या पता चल पाया है अभी तक? देखिए, इसका जो परिवार है वो यहाँ कैराना में ही रहता है, लेकिन जब अभी इसके बारे में जो सूचनाएं मिली उसके बाद जब इसको तलाशा गया तो इसके घर पर ताला लगा हुआ है। जो पड़ोस के लोग हैं उनका कहना है कि परिवार कई दिनों से यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसको कहीं ना कहीं ये सूचना थी कि उसका भेद खुल चुका है, जिसके बाद उसने यहाँ से अपने परिवार को गायब कर दिया। और दूसरी तरफ जो पुलिस का ट्रैप है वो कामयाब रहा और हरियाणा की पानीपत पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल जो परिवार के और लिंक है वो यहाँ की जो स्थानीय एलआईयू है, इसके अलावा जो पुलिस के लोग हैं वो सब तलाश रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि इसके जो आपराधिक इतिहास है वो क्या है और इसने कहाँ कहाँ की यात्रा की है, इसका जो मूवमेंट है वो कहाँ कहाँ रहा है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद, नजर बना के रखिएगा नरेंद्र। आप फिलहाल धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, खबर कानपुर से, जहां हेयर ट्रांसप्लांट के एक मामले में एक इंजीनियर की मौत की चौंकाने वाली जानकारी जो है वो सामने आई है। बता दें कि फर्रुखाबाद निवासी इंजीनियर मयंक कटियार की मौत डॉक्टर अनुष्का तिवारी के क्लिनिक में कराए गए हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 24 घंटे के अंदर हो गई। इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही और गलत उपचार के आरोप लगाए हैं। मयंक के परिवार को सबसे बड़ा पछतावा इस बात का है कि उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं करवाया, इसीलिए उस समय कोई रिपोर्ट नहीं दी जा सकी। परिजन अब कानूनी कार्रवाई के लिए सामने आ चुके हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मेरे बेटे ने बाल करवाए थे, लगवाए हुए थे 18 नवंबर को। इसके बाद वो 19 नवंबर को घर गया, वहाँ जाके खत्म हो गया। किस डॉक्टर से कराया था? अनुष्का तिवारी से। क्या पता चला आपको, कैसा क्या कंडीशन? यहाँ जाने के बाद उसकी स्वेलिंग शुरू हो गई, दर्द शुरू हुआ, फिर स्वेलिंग शुरू हो गई और बस 4 घंटे बाद उसका दर्द बढ़ता गया। फिर इसके बाद सुबह होते हुए 10 बजे वो खत्म हो गया। हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित जो है एक अभियोग थाना रावत में पंजीकृत किया गया है और इस संबंध में योजनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसको संपूर्ण रूप से योजना की जा रही है। इसमें सीएमओ से भी रिपोर्ट मांगी गई है और अन्य कोई प्रकरण के सामने आएगा तो उसकी गंभीरता से जांच करा करके आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। हम यहाँ पे एफआईआर के खिलाफ करने आए थे। उन्होंने हमारी सीएमओ को भेजी है रिपोर्ट जांच के लिए, क्योंकि ये चिकित्सक का वो है। ये 18 नवंबर का मामला है। 18 नवंबर को मेरे भाई ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था इम्प्यूरी अनुष्का तिवारी से। उसके बाद 19 तारीख को उसकी डेथ हो गई है सुबह। उसके खिलाफ हमने कराया है। उस समय हमने उसका वो नहीं कराया था पोस्टमार्टम, इस वजह से हमारी एफआईआर और केस हुआ नहीं था। अभी जब विनीत सर का मैंने वो देखा है उसके बाद हमने अप्रोच किया। मेरे पास कागज भी हैं और वो भी हैं डॉक्यूमेंट वगैरह, आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। अगर कोई व्यक्ति खूबसूरत बालों की चाह रखता है और अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो वाकई ये चौंकाने वाली बात है। और ये इस समय बड़ा नॉर्मल है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन लोग करवा रहे हैं। और कानपुर में भी एक व्यक्ति ने ऐसा ही सोचा कि शायद उसके बाल वापस आ जाए, लेकिन हुआ उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि मौत उसको मिली। और अब जो परिवार वाले हैं वो बेहद परेशान हैं और वो चाह रहे हैं कि कम से कम जो आरोपी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बड़ी लापरवाही बरती युवक के साथ, उनको न्याय मिले और इस क्लिनिक पर कार्रवाई। दीपक हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर से। दीपक, इस पूरे मामले में अभी तक क्या हुआ है? चूंकि हेयर ट्रांसप्लांट मौत की वजह बनी है, परिवार वाले पहले तो समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि सब कुछ ट्रांसप्लांटेशन की वजह से हुआ है। क्या हुआ इस मामले में अभी तक? हेयर ट्रांसप्लांट के कारण पहले भी जो है एक इंजीनियर को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और वो मुकदमा जो है पुलिस ने 52 दिन बाद दर्ज किया था। लेकिन अभी तक इस पूरे प्रकरण में जो है
केस नहीं दर्ज किया जा सका है, क्योंकि बताऊं आपको कि उस समय जो परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया था, जिसके चलते जो है अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। लेकिन परिजन अब सामने आए हैं और वो लगातार जो है अधिकारियों से मिल करके उचित कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताऊं आपको कि जो विनीत दुबे इंजीनियर था जिसकी पहले मौत हुई थी, उसी डॉक्टर के यहाँ से इलाज कराया था, और ये जो अभी मौत हुई है उसने भी उसी डॉक्टर से इलाज कराया था। बताया जा रहा है कि अंपायर हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है जिसमें जो है इन दोनों ही इंजीनियरों ने इलाज कराया था, और इलाज के बाद जो है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो है उनके चेहरे पर सूजन आती गई और लगातार जो है वो इन्फेक्शन बढ़ता गया, और जिसके चलते जो है दोनों इंजीनियरों की मौत हो गई है। जी स्वाति जी, यानी कि ये दो बड़े केसेस इसी सेम क्लिनिक के हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका दीपक जानकारी देने के लिए। बस्ती से अगली खबर है, युवक को दूसरी शादी करना महंगा पड़ गया। पहली पत्नी के होते युवक दूसरी शादी करने जा रहा था। पहली पत्नी की शिकायत पर पुलिस पहुंची, दूल्हा सहित बारातियों को पकड़कर थाने ले आई। दूल्हे को लॉकअप में पूरी रात बितानी पड़ी। दुल्हन को नहीं थी दूल्हे की पहली शादी की जरा सी भी खबर। कलवारी थाना क्षेत्र के उमरिया गांव का मामला बताया जा रहा है। पहली पत्नी जब पहुंची तो उसने शिकायत की, पुलिस पहुंची और रात भर दूल्हे को हवालात की हवा खानी पड़ी। पिपरी सिग्नेचर है। क्या नाम था आपकी पत्नी का? हाँ? पिपरी सिग्नेचर है। क्या नाम था आपकी पत्नी का? पिपरी सिग्नेचर है। क्या नाम था? तो पहली पत्नी की शिकायत पर देखिए ये पूरा मामला हुआ है। युवक को रात भर लॉकअप में पूरी रात बितानी पड़ी। पहली पत्नी ने विश्वासघात का आरोप लगाया था अपने पति पर। बढ़ते आगे, आगरा में मामूली विवाद में भिड़ गए चाचा ताऊ के परिवार वाले। कूड़ा फेंकने को लेकर भिड़े दोनों पक्षों के लोग। दो पक्षों में जमकर लाठ घूंसे, मारपीट चलती रही। मारपीट में महिलाओं ने भी एक दूसरे को पीटा। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। थाना एतमादपुर क्षेत्र का पूरा मामला है। कूड़ा फेंकने को लेकर यह विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले और ये विवाद बढ़ता चला गया। दोनों पक्षों की महिलाओं ने एक दूसरे को मारा पीटा। बता दें कि इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मामूली सा विवाद झगड़े की इतनी बड़ी जड़ बढ़ गई। आप देखिए, कई लोग आपस में लड़ने लगे। मामूली विवाद था कूड़ा फेंकने को लेकर और विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष में अख्तियार हो गया। और शोभित हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं। शोभित, क्या है ये पूरी खबर है, आपसे जानेंगे। ये सगे चाचा ताऊ का परिवार है। कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया है कि जमकर पहले भाई लड़े हैं आपस में, डंडे चले, लाठियां चली हैं, फिर घर की महिलाएं भी आपस में लड़ रही हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। 2 लोग घायल हुए, उनका इलाज चल रहा है। थाना मामला एतमादपुर थाना क्षेत्र का है। धन्यवाद शोभित।
बढ़ते आगे, रायबरेली में 10 लाख की लागत से शौचालय का निर्माण हुआ। सार्वजनिक शौचालय का नहीं हुआ सीवर कनेक्शन। सीवर का कनेक्शन नहीं होने से लगातार ताला लगा रहता है। लोगों के साथ साथ राहगीरों में भी काफी आक्रोश दिख रहा है। नगर पालिका क्षेत्र के गौरा बाजार में ये शौचालय स्थित है, सार्वजनिक शौचालय, लेकिन उसके बाद भी अभी तक सीवर कनेक्शन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को इस शौचालय का फायदा नहीं मिल पा रहा है। आज हम आपको वो ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसको लेकर न सिर्फ बजट जारी हो गया है, बल्कि उसका निर्माण तो जरूर किया गया, लेकिन उसका इस्तेमाल विगत 3 वर्षों से आज तक नहीं हुआ है। पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये सार्वजनिक शौचालय है जो कि नगर पालिका के द्वारा गोरा बाजार चौराहे में बनाया गया है। और इसकी लागत अगर बात की जाए तो लागत ये 10 लाख रुपए बताई जा रही है। बकायदा इसका जो उद्घाटन भी हो गया, शिलापट भी यहाँ पर लग गया। शिलापट भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर शिलापट लगाया गया है। बकायदा दिखाया गया है कि इसका लोकार्पण जो है माननीय सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी, विधायक अत्ती सिंह व जो है सत्यवंत सोनकर जो कि नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इसका किया गया और ये बनकर तैयार भी हो गया। लेकिन आज तक ये ताले जो आप देख रहे हैं, ये ताले आज तक नहीं खुल पाए हैं। बताया जा रहा है कि जो ठेकेदार है और जो नगर पालिका के आला अधिकारी हैं, उन्होंने इसको जो बनवाया और बकायदा अपनी देखरेख के इसका निर्माण भी कराया गया, लेकिन ना तो इसका सीवर का कनेक्शन आज तक हो पाया है, जिसके चलते यह यूज नहीं हो पा रहा और बकायदा ये सिर्फ सफेद हाथी बनकर तैयार हो गया और साबित हो रहा है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या दिक्कतें आ रही हैं। भैया, क्या लग रहा है शौचालय कब से बना हुआ है? ऐसे लगभग 2.5-3 साल से बना हुआ है और अभी इसका अभी चालू नहीं और सीवर लाइन से भी कनेक्शन है। क्या लग रहा है इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा? बजट भी 10 लाख रुपए निकल गया इसका, और यूज क्या हो रहा है इसका कोई यूज नहीं हो रहा है। जब सीवर लाइनें नहीं पड़ी तो यूज कहाँ से हो? ताला लगे हुए हैं। पहले कोई चीज, जब शौचालय बनता तो पहले सीवर की व्यवस्था होती थी, यहाँ पे पहले निर्माण ही हो गया। वही तो बताए, कोई सुनवाई नहीं। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। मुरादाबाद से अगली खबर है, जहां पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। 6 से ज्यादा लोग बीच सड़क पर मारपीट करने लगे। कार में ट्रक की जोरदार टक्कर लगी। साइड लगने के बाद ये विवाद हुआ। विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। यहां पर भी आप देखिए कि 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। ट्रक की साइड लगने से 6 से ज्यादा लोग मारपीट करने लगे आपस में। मुरादाबाद का ये वीडियो बताया जा रहा है ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र का। मैनपुरी में दबंगों के आतंक से एक परिवार गांव छोड़ने को मजबूर हो गया है। ग्रामीणों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। दबंग पीड़ित और उनके परिवार पर हमला करते हैं। पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जिसको लेकर बहुत दिनों से विवाद चला आ रहा है। आरोपियों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की थी। दबंगई का वीडियो आपके सामने है। पुलिस वीडियो वायरल होने के बाद अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मैनपुरी के भौगांव थाना क्षेत्र के ग्राम सरैया की घटना है। पुरानी रंजिश को लेकर ये विवाद हुआ। जमकर लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी चली। आरोपियों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की है। फिलहाल ये वीडियो पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस इस वीडियो के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पहले से विवाद चल रहा था। ऐसे ही विवाद में तो किस बात को लेकर विवाद चला? नाली के ऊपर। फिर मेरी माता जी की पहले चांद सिर फोड़ दिया। वो भी हमने यहाँ थाने में कार्रवाई करी, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद आज फिर वही गुंडागर्दी के चक्कर में करके मिट्टी डाल रहे थे अंदर में, तो उसको मना किया तो घर में घुस के 5-6 लोग थे, उन्होंने मारपीट कर दी और उसके बाद फिर घर से अपने फायर कर दी। 3-4 फायर मारते। काय से फायर किया? तमंचे से। हाँ। इसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह भी की आपने? हाँ जी, RR हुई, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। क्या चाहते हो? हम बस न्याय चाहते हैं सर। ऐसे तो गाँव ही छोड़ना पड़ेगा इस हिसाब से। वादी संजय कुमार पुत्र विश्राम सिंह ने लिखित तहरीर देकर अवगत कराया था। पुरानी रंजिश को लेकर इन्होंने मेरे साथ लाठी डंडों से मारपीट की थी और मुझे जान से मारने की धमकी देकर ये लोग भाग गए थे। तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या
248/25 थाना कोतवाली भवाओं में पंजीकृत कराया गया है। इसी संबंध में आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फायरिंग करने की बात बताई गई है। हम लोग सारे तथ्यों की जानकारी कर रहे हैं, जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई कराई जाएगी। अलीगढ़ से आपको अगली खबर बता रहे हैं। खैर तहसील क्षेत्र में खनन माफियाओं का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। खेत पर सो रहे किसान पर हमला कर दिया, माफियाओं ने डंपर चढ़ा दिया। खेत पर सो रहे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के भाई पप्पू ने खनन माफियाओं पर आरोप लगाए हैं। माफियाओं ने भाई के ऊपर डंपर चढ़ाकर भाई की हत्या कर दी। खनन माफिया कई दिनों से मिट्टी खनन कर रहे थे। खनन की जानकारी अधिकारियों को दी गई, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई हुई नहीं। सूचना पर पुलिस पहुंची, ग्रामीण भी काफी संख्या में इकट्ठा रहे। आक्रोश जताया इस घटना के बाद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कहा है कि अब मामले की जांच होगी। टास्क फोर्स का गठन किया गया है। हम जांच कराएंगे, जांच कराने के बाद उचित कार्रवाई करेंगे। जहां तक खनन की बात है तो खनन को लेकर कुछ दिन पहले ही तहसील टास्क फोर्स की बैठक कराई गई थी और बैठक में यह स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जहां भी खनन की शिकायतें आती है वो तहसील में एसडीएम लेवल पे टास्क फोर्स है और उन्हें जाकर इस चीज़ को देखना चाहिए, जांच करके उचित कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, हम लोगों के द्वारा लगातार ही इस तरह के जो प्रकरण है उसकी रोकथाम की जाती है। बहुत सारे प्रकरण में उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है नियमानुसार और ये लगातार चलता रहता है। अलीगढ़ के थाना खैर इलाके में खनन माफियाओं का कहर इस कदर हावी है कि वो आए दिन खनन करने का काम धड़ल्ले से कर रहे हैं। देर रात एक व्यक्ति अपने खेत पर सो रहा था। इसी दौरान खनन माफियाओं ने उसके ऊपर डंपर चढ़ा दिया और उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के भाई ने आरोप लगाते हुए बताया कि वह रात को खेत पर गया था और सो रहा था। इसी दौरान किसी ने डंपर बैग करते हुए उसके ऊपर चढ़ा दिया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पूरे मामले पर अलीगढ़ के जिलाधिकारी संजीव रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे मामले की जांच पड़ताल कराई जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जिले में खनन माफिया इस कदर खनन कर रहे हैं कि अधिकारियों को इस बात की भनक तक नहीं होती है। अगर बात करें तहसील खैर की तो खैर क्षेत्र में लगातार खनन माफिया लंबे समय से खनन करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन स्थानीय एसडीएम उस पर कोई लगाम लगाने का काम नहीं करती हैं। सुंदर सिंह, भारत समाचार, अलीगढ़। मुरादाबाद से आपको अगली खबर बता रहे हैं, जहां पर सीडीपीओ की मौजूदगी में सीडीपीओ कार्यालय में मारपीट हुई है। बाल पुष्टाहार को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। सीडीपीओ ने कहा है कि नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। कुंदरकी ब्लॉक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीडीपीओ ने कहा है कि नोटिस देकर कार्रवाई होगी इस मामले में। मुरादाबाद के कुंदरकी ब्लॉक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीडीपीओ की मौजूदगी में कार्यालय में जमकर मारपीट हुई। आप देखिए, मुरादाबाद का ये वीडियो बताया जा रहा है। बाल पुष्टाहार को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि नोटिस देकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये मामला कुंदरकी ब्लॉक का बताया जा रहा है। दीपचंद जोशी जुड़ गए हैं। दीपचंद, क्या बताया जा रहा है मामला? देखिए, ये पूरा मामला बाल पुष्टाहार से जुड़ा हुआ है। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने दूसरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पे ये आरोप लगाया कि जो उसको अलॉट होने वाला पुष्टाहार था वो दूसरी आंगनबाड़ी को दे दिया गया, जिसके बाद दोनों सीडीपीओ से शिकायत करने आई थी। वहीं पर दोनों आपस में भिड़ गई और विजुअल्स में आप देख सकते हैं दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई है। हालांकि जो बाकी कर्मचारी है उनके द्वारा किसी तरीके से दोनों को छुड़वाया गया, लेकिन जिस तरीके से एक बड़े अधिकारी के कार्यालय में ये दो महिला कार्यकर्तियों के बीच में चलिए, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। हरदोई में बीजेपी कार्यकर्ता की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। गन्ने के खेत में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है। 2 दिन से लापता था ये व्यक्ति रामगोपाल और आज डेड बॉडी बरामद हुई है। शाहबाद कोतवाली के कोहरिया गांव की घटना है। ये गन्ने के खेत में शव मिला है बीजेपी कार्यकर्ता का। पुलिस की तफ्तीश इसको लेकर आगे बढ़ रही है। 2 दिनों से लापता था बीजेपी का कार्यकर्ता रामपाल। शाहबाद कोतवाली के कोहरिया गांव का ये मामला है। जिसको थाना शाहबाद के ग्राम कोहरिया में गन्ने के खेत में
एक व्यक्ति के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। शव की शिनाख्त रामपाल पुत्र मेवाराम निवासी अब्दुल्लापुर के रूप में की गई। मौके पर फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है। गहनता से साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। खबरों में इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ।